Hello everyone. Yes, good morning to all of you. And I'm hopeful that you are able to see the screen, the whiteboard, as well as sound is proper. Projectile motion is the topic we are going through or we are learning. Okay, all good, that's good. So projectile motion में हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ रखा कि किसी एक पार्टिकल को आप थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब होता है जहां से आप थ्रो कर रहे हो और जहां पर लैंड कर रहे हैं वो दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी हिल पे जा करके, किसी माउंटेन पे जा करके, किसी टावर पे जा करके वहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करो, तो उसमें जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, ए को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्योंकि ए से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बी वो लोकेशन है जहां पर ये लैंड करता है, तो पॉइंट ऑफ फॉलिंग, लैंडिंग और समथिंग लाइक। और ये जो मैग्नीट्यूड है उसको यू बोलते हैं और इस डायरेक्शन को थीटा बोलते हैं। थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा की वैल्यू 90 0 से लेकर के 90 तक चलती है। जनरली हम 0 और 90 को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं क्योंकि 0 का मतलब हुआ वहीं पे फॉल कर जाना, 90 का मतलब हुआ वहीं पर ही फॉल होना हाइट को जाने के बाद। और u इज योर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। सो ये दो वैल्यूज अपने को दिया रहता है। u हमेशा पॉजिटिव रहेगा और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहती है। इसके बेसिस पे बहुत सारी बातें आप जानते हो, जैसे कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लैंड बैक, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ मच मैक्सिमम हाइट इट गोज टू, that is h, how far it falls back, that is range, you can maximize that range at 45 degree, you have seen that. You had some more questions related to this. So इसके questions को solve करने का अपने पास जो फंडा है वो बहुत सिंपल है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको x एक्सिस एज्यूम करते हैं, इसको x इक्वल टू 0 दैट मीन्स ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर y एक्सिस को बना देते हैं और फिर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। ऐसा एज्यूम करके चलते हैं किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पे रहा तो इसकी ये वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक vx एक vy। तो vx की इक्वेशन अपने को पता होता है, vy की इक्वेशन पता होता है। मोर ओवर ये कितने हाइट पर है, y की वैल्यू नोन होती है, कितने डिस्टेंस पर है, x की वैल्यू नोन होती है। तो x, y, vx, vy ये चार इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी रहती है किसी भी टी टाइम के बारे में। अगर ये t इक्वल टू 0 से चला था तो किसी भी टाइम पर हमको इनकी इंफॉर्मेशन पता होती है, जनरल इंफॉर्मेशन। बस यही अपने को चाहिए होता है, उसके बेसिस पर हम लोग आंसर दे देते हैं। और अगर अपने को एक्स वाई पता है, सपोज कर लिया, से पूछता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये टर्म यूज कर लेंगे, ये डिस्टेंस लेंथ यूज कर लेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अपना आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। इसके इस तरह के क्वेश्चंस में डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो चैलेंजिंग हो जाएगा। आप समझो कि डिस्टेंस के लिए अपने को ये एक्चुअल पाथ लेंथ बतानी पड़ेगी, जो कि चैलेंजिंग है, तो नॉर्मली आपसे नहीं पूछेगा। v के बारे में पूछेगा तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से बता देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 4 इक्वेशंस देखा थे। एक एक्स कंपोनेंट में आपने देखा कि जो वी एक्स है वो कांस्टेंट रहता है u cos थीटा, और x जो है वो u cos थीटा इंटू टी होता है, दैट मीन्स विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में के नाम पर केवल एक ही एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी है, डाउनवर्ड। इसीलिए इसको मोशन अंडर द ग्रेविटी भी बोलते हैं क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। सो यू हैव अ वेलोसिटी changing and acceleration downward. एक्स डायरेक्शन का अगर ये स्टोरी अपने को याद रहेगा तो वाई डायरेक्शन का भी याद रखना है। वी वाई, वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है ना वो बदलती रहती है, वो मैक्सिमम होती है इनिशियली यू साइन थीटा और जीटी से कम होती रहती है। टाइम बढ़ेगा तो जीटी का टर्म बढ़ता रहता है। एक टाइम पर जीरो भी हो जाती है जहाँ पर टोटल वेलोसिटी मिनिमम मिली थी आपको, आपने देखा उसको।
y की वैल्यू आती है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप एज ए स्टैंडर्ड याद रखोगे 4 इक्वेशंस को, और इन इक्वेशंस से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ना यहाँ पर ये बात ख्याल में रखना है कि थीटा कहाँ से मेजर किया गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा बोलेगा कि थीटा वर्टिकल से मेजर किया गया, तो बताइए क्या होगा, तो उसको हम नाम अल्फा दे देंगे और फिर थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लगा देंगे। हाँ, ये बहुत बेसिक है। इसमें हम एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, एयर वेलोसिटी, जो भी डिस्टरबेंस है एयर के और एनीथिंग, उस सबको हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। तो आपने लिखा हेयर द इफेक्ट एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। हाँ, उसको बिल्कुल निगलेक्ट करके रखेंगे जब तक वो क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे हैंडल करना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले ये समझ में आ जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस को फैक्टर इन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और उसके लिए कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम लोग समझ लेंगे। अभी आपसे नहीं पूछेगा, अभी आपसे ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि लेट्स से विंड ब्लो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक और एक्सेलरेशन आ गया एक्स डायरेक्शन में। तो हमारा क्या फर्क, तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ने वाला है, तो हमारे लिए फर्क ये पड़ने वाला है कि जिसमें हमने एक्स को 0 लेकर के एक क्वेश्चन बनाया था, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि हमने ये क्वेश्चन बनाया कहाँ से था। सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को यूज करके। तो यहाँ पर हमने एक्स को 0 पकड़ा हुआ था, अगर एक्स 0 नहीं होगा तो हम वी एक्स को लिखेंगे यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स को लिखेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो उसको भी यूज कर लिया करेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल विंड ब्लो कर रहा है तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका ओरिजिन, इन इक्वेशंस का ओरिजिन या फिर कहाँ से जनरेट हुए हैं वो अपने को पता रहेगा, तो हम ड्राइव कर सकते हैं। If question says nothing, that means these are the equations that we can apply. Yes, तो हमारा vx x चेंज हो जाएगा according to a. So ये इसकी मोटा मोटी कहानी है, और इसके कुछ क्वेश्चंस आपने डील किए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इसी में जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो ये कि ये जो पाथ बन रहा है, दिस पाथ, ये कौन सा पाथ है, इसकी क्या इक्वेशन बना सकते हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑब्वियस स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो क्या ये सर्कल का पार्ट है, क्या ये पैराबोला का पार्ट है, एलिप्स का पार्ट है, और भी किसी ज्योमेट्री का पार्ट है। तो उसको निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट करना चाहेंगे, और हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे कैलकुलेट करनी होती है। यू रिमेम्बर दोस पॉइंट्स, मैंने आपको एक बार बताया हुआ है कि जब कभी पाथ की इक्वेशन निकालनी हो, पाथ की इक्वेशन निकालना मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकालना, तो अपने को एक एक्स का एक्सप्रेशन लगेगा, एक वाई का एक्सप्रेशन लगेगा। क्या एक्स का एक्सप्रेशन अपने को पता है? यस। क्या वाई का एक्सप्रेशन अपने को नोन है? यस। उन दोनों में कोई वेरिएबल चल रहा है क्या? यस। कौन सा वेरिएबल है? टी। तो टी को एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट, और इन दो इक्वेशन से एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, वो इक्वेशन ऑफ पाथ हो जाएगा और ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्टरी। ये काफी पॉपुलर रहता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, डेफिनेटली बनता है। सो हम लोग जानते हैं कभी भी किसी भी इक्वेशन पाथ कभी निकालना होता है तो हम एक्स वाई का रिलेशन पता कर रहे होते हैं, दैट मीन्स वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अपने को वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, दैट मीन्स हमारे पास केवल दो वेरिएबल हो, वाई एंड एक्स, कोई और वेरिएबल ना होना चाहिए। सो सिंस हमारे पास पता होता है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा इंटू टी, तो क्या यहाँ से हम टी को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। आल्सो हमारे पास y भी है, y इज u sin थीटा। u और थीटा ये कैसे नंबर है? कांस्टेंट, क्योंकि अपने को गिवन होते हैं, इनटू t। t के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइड बाई u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर
सो y में हम लोग डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। सो टी स्क्वायर का मतलब हुआ x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। थोड़ा सा लेंथी टाइप का दिखेगा, बट 2-4 बार लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा। इसको अगर आप रीराइट करोगे तो ये y और x का फंक्शन मिल गया अपने को। y इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, u से u कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बनता है, tan थीटा बनता है। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर आप देखोगे एक g ऊपर होगा और x स्क्वायर ऊपर आएगा। डाउन साइड अगर आप जाओगे तो ये बनेगा ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। In case you observe this expression carefully, so जब इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इसमें y और x दो वेरिएबल नजर आएंगे और एक रिलेशन नजर आ रहा है, जहाँ बाकी सब थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन को देख करके क्या हम कुछ बोल सकते हैं कि किस तरह के कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और हम लोग बात कर चुके हैं, whenever we get like ax plus bx square, it's a curve that we know. So this is going to be a parabola. So path of projectile is parabola. Now ये parabola up opening है या down opening है? So वो दिख ही रहा है आपको, down opening है। Since ये down opening की तरफ है, इसलिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा। So यानी b नेगेटिव होगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाइड, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो नेगेटिव है। जी पॉजिटिव होता है, यू स्क्वायर पॉजिटिव है, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, माइनस आगे लगा हुआ है, इसका मतलब वो नेगेटिव है। सो हम बोलेंगे बी नेगेटिव है। और ए कैसा होगा, ए पॉजिटिव होगा। तो जब आपने ऐसा इक्वेशन बनाया तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। क्यों बोल सकते हैं ए पॉजिटिव, क्योंकि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब हमारे लिए tan थीटा। तो अगर आप कंपेयर भी करते हो तो अपने को पता चला ए की वैल्यू tan थीटा है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में है। जब कभी 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल आता है तो उसका tan वर्जन पॉजिटिव होता है, यू नो दैट। और अगर बी के बारे में बात करना चाहोगे तो बी की वैल्यू है माइनस जी डिवाइडेड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगर आपको थीटा और यू पता है तो आप ए और बी कैलकुलेट कर लोगे, उसको रख करके पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। कॉपी कर सकता हूँ। कई बार एग्जाम में सिंपल पूछा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन पैराबोल प्रोजेक्टाइल की है, यू और थीटा देगा तो हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बता सकते हैं। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन पता कर सकते हैं। ओके मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। आप सभी लोग उसका आंसर बताएंगे। ऐसा बोलेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी of a projectile for u is equal to 20 meter per second and theta is equal to 60 डिग्री। सो एक प्रोजेक्टाइल है जो 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है, 60 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है इन द वर्टिकल, और अपने को उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी है। So you directly have a relation or equation of y and x, उसको सॉल्व करके बताएंगे। अपने को पता है कि पैराबोला आने वाला है, सो कुछ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ बनेगा। सभी लोग ट्राई करें एंड गेट द आंसर।
आई एम वेटिंग फॉर सम आंसर्स, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। चलेगा, मीन टाइम में मैं सॉल्व करता हूँ। सो आपके रिस्पॉन्स आ जाएंगे, उसके बाद आप वेरीफाई कर लेंगे। y इज इक्वल टू, सिंस आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप कई बार लिखेंगे, इतनी बार लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। सो Samar, do you want the previous slide? Okay, sure. See the previous slide. Okay, you want screen to be reshared. Okay. एक आंसर है रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20. यस, सो रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, प्लस माइनस का भी ख्याल रखना है और नंबर्स का भी ख्याल रखना है, और इक्वेशन में y को लेकर के x को दोनों को बताना है। सो रीशेयरिंग का इशू है, उसके लिए मैं रीशेयर कर दे रहा हूँ। सो ये पहला स्लाइड था, इसको देख लीजिए क्या इस पे नोट डाउन करना है। और ये जो इक्वेशन बना है ट्रेजेक्टरी का, ये जो इक्वेशन बना है ट्रेजेक्टरी का, इसको अपने को याद रखना है। और अगर आप ना भी याद रखते हो तब भी चलेगा, आपको अगर ये इक्वेशंस रहती हैं तो आपको ये आइडिया याद होना चाहिए कि टी को गायब करना है और एक्स वाई में रिलेशन पता करना है। कॉपी कर लिया होगा आपने, अब इधर आते हैं। सो यहाँ पर जब सॉल्विंग करनी थी तो ये इक्वेशन थी, और अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। अच्छा, जी को आप 10 यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन बोलता है, नहीं बोलता है तब भी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। अपने को ऑप्शन भी देखने होते हैं। अगर ऑप्शन में वो जी का एक्सप्रेशन दे रहा है तो जी की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, और अगर ऑप्शन में जी का एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है तो जी की वैल्यू प्लेस कर लेनी है। फिर आप चेक कर सकते हो कि क्या डेसिमल्स में ऑप्शंस हैं, तो फिर डेसिमल में आंसर रखो जी का। अगर डेसिमल्स में नहीं है तो फिर आप 10 ले लो। तो इस तरह से अपने को आइडिया लगता है कि करना क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को ऑप्शन सही चूज करना होता है। हमारा पर्पज है सही ऑप्शन चूज करना, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। सो y की वैल्यू बनेगी tan 60 डिग्री x माइनस 10 एक्स स्क्वायर, जी को मैंने 10 रख दिया है, ट्वाइस यू की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो y की वैल्यू अपने को आ जाएगी x रूट 3 या फिर रूट 3x माइनस, यहाँ पर आएगा 10 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400 डिवाइडेड बाई कॉस 60 कितना होता है हमारा, 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। जब 4 करोगे देन यूल फाइंड कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y की वैल्यू कुछ ऐसा आ जा रहा है रूट 3 टाइम x माइनस, और 10 भी एक कैंसिल हो गया, 20 बच रहा है 1/20 टाइम्स एक्स स्क्वायर। सो ये इक्वेशन बन गई। अब बोलोगे ये हमारा आंसर हो गया। इसमें a की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली रूट 3, b का वैल्यू -1/20 है, और ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए इस तरह का पैराबोला बनेगा। इसका लिए प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को बता रहे हैं। डन हो जाएगा। आपने लिखा है इफ नॉट गिवन वी विल टेक 9.8। बिल्कुल आपको 9.8 लेना है, लेकिन आप कॉमन सेंस रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या लेना है क्या नहीं लेना, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन ए बी सी डी करके लिस्ट होगा, तो आप ऑप्शन को जरूर देखो। अगर ऑप्शन में जी का एक्सप्रेशन दिया गया है तो जी की वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में डेसिमल्स में आंसर है, डेसिमल्स में है, तो फिर आप जी को 9.8 रखो। अगर ऑप्शंस में आंसर डेसिमल में नहीं है तो फिर आप जी को 10 रखो।
कई बार वो बोलता है, कई बार नहीं बोलता है, तो हमारे पास पूरी फ्रीडम है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमको करेक्ट आंसर तक पहुंचने का। व्हाट आई सजेस्ट कि आप पहले एक ऑप्शन ऑप्शन देखो और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लो कि हमको जी को किस तरह से जाने का, क्योंकि हमारा पर्पस ही ऑप्शन को करेक्ट करना है। और मोस्टली आप 10 लोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, और फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके हम आंसर दे देंगे। आप 9.8 रखोगे, बहुत अच्छी बात है, बट टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशन प्रॉपरली। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन बताता है आपको जी कितना लेना है। अगर उसने जो बोल दिया है तब तो फिर आपको उसको फॉलो करना है, उसके अलावा उसके बाद अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब नहीं बोलता है देन यू कैन थिंक ऑफ, जैसे यहाँ पर है, आपको सपोज कर लीजिए 4 ऑप्शन दिख रहे थे, तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा होता, वो कभी यहाँ पे 20 लिखेगा, कभी 40 लिखेगा, कभी कुछ लिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डेसिमल नहीं यूज कर रहा है, तो हमको जी कितना यूज कर लेना है, 10 यूज कर लेना है। अब इसमें अगर आप 9.8 यूज करोगे तो आप अननेसेसरी ट्रिपल गेन कर रहे होगे, कि यहाँ पे 9.8 है, फिर यहाँ पे 9.8 है, फिर ये कुछ और आएगा, डिवाइड कर रहे होगे, परेशान हो जाओगे। सो प्रेफर 10 और 9.8 जब जरूरत पड़े तब, ऐसा। ओके, आपने फिर कुछ और लिखा, उसको भी मैं रिस्पॉन्स करता, फिर एक और क्वेश्चन पिक करता। तब तक ये स्लाइड आपके सामने है। विल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ दिस ग्राफ्स इक्वेशन गिव एनीथिंग मीनिंगफुल? Yes, you can find so many things out of it. You can find the maximum height. That means you can find y max. आपको इस तरह की क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम लोग क्या पता करते थे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बताइए, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करो, वहां से अपने को वो x पता चलेगा जिस x के लिए मैक्सिमम होता है, और वो x मिड वाला x होता है, तो रेंज भी निकाल सकते हो, तो इससे आप रेंज निकाल सकते हो। इनफैक्ट एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट आउट ऑफ इट। हम लोग एग्जांपल लेंगे, अभी अगला एग्जांपल वही लेने वाले हैं जिसमें हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से अपने आंसर्स दे देते हैं। मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, मोरओवर वी कैन फाइंड आउट कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। इंटीग्रेशन से क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द ग्राफ। सपोज कर ले कोई बोलता है कि वो जो प्रोजेक्टाइल बना है उसका एरिया बताइए, एरिया बताने के लिए आप लोग क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे एरिया अंडर द ग्राफ, तो आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो हमारे फंडे हैं वो काफी काम में आते हैं, बट आपको ये याद रखना कि कौन कब कैसे अप्लाई करते हैं, उनका मीनिंग क्या जाता है। जैसे हम एक अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, और ये आपके ब्रेन को यूज करने में उसको फोर्स करेगा यूज करने के लिए ब्रेन को। ऐसा बोलता है कि इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is given by y is equal to px plus qx square, where p and q are constants. सिंपल सी बात है, क्यू कैसा कांस्टेंट रहा होगा? क्यू नेगेटिव कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कुछ ऐसा बोला जा सकता है, तो क्यू नेगेटिव होगा, पी पॉजिटिव होगा। उसने बोला नहीं, उसने सिंपली बोला दोनों कांस्टेंट है तो चलेगा। फाइंड नंबर 1, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अपने को रेंज कैलकुलेट करनी है, सो आई एम गिविंग यू टाइम टू ट्राई कि रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको y और x का रिलेशन दिया गया है, रेंज पूछा गया है,
ये y कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है, ये x कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है। ओरिजिन से हम लोग मान लेते हैं कि उसको थ्रो किया गया होगा। तो अपने को रेंज का मीनिंग समझना है और अप्लाई करने की कोशिश करनी है, ये एप्लीकेशन है। और अब रेंज बता सकता हूँ। एक आंसर -p/q दिया जा रहा है। ओके, -p/q seems to be correct, in fact correct है। यस, सो इंटरप्रिटेशन अपने को यहाँ पे करना है, रेंज पता करना है। सो अगर आपको ये इक्वेशन दिया गया है, रेंज पता करना है, तो क्या अपने को ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर अपने पास y और x का रिलेशन है तो b पॉइंट पर क्या हमको कोई कोऑर्डिनेट पता है? तो आप बोलोगे यस, b पॉइंट पर अपने को कोऑर्डिनेट पता है। कौन सा कोऑर्डिनेट? y कितना होना चाहिए? 0। तो रेंज उस x की वैल्यू के बराबर होगा जिस x पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। सो हम ये बोलेंगे ये हमारा रेंज है। फॉर रेंज फॉर x इक्वल टू r, y मस्ट बी 0। सो y मस्ट बी 0 व्हेन x बिकम्स r। तो जब x की वैल्यू r हो जाती है तो y 0 हो जाता है, वहीं पर लैंड कर रहा होता है। बस इस कंडीशन को यूज कर लो, इसमें x को r रख दो, y को 0 रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो अपने को पता चलेगा r विद इन ब्रैकेट p प्लस क्यू आर की वैल्यू 0 आ रही है। फिर आप बोलोगे रेंज है, रेंज तो 0 हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो 0 होगा। तो p प्लस क्यू आर की वैल्यू 0 आएगी। इसको लो, r की वैल्यू कितना जा रहा है? -p/q। ये रेंज पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ओवरऑल? सो आप देखोगे कि ये -p/q लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि q कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। q पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो q नेगेटिव, एक बाहर माइनस नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर के इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखने में आपको नेगेटिव लग रहा है बट ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव। ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव। यस, q नेगेटिव चल रहा है, इसलिए -p/q हम एक्सेप्टेबल आंसर मान लेंगे। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मिले कि r की वैल्यू -20 है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि -20 नहीं हो सकता है। आई मीन रेंज इज अ लेंथ, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। और अगर -p/q है तो हो सकता है कि कोई ना कोई लेटर p में और q में से नेगेटिव हो, इसलिए टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है। गुड। सो अपने को रेंज पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन, मैक्स हाइट। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल? हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट या थिंकिंग लगाना है कि किस तरह से हम मैक्स हाइट पे जा सकते हैं। अपने पास कई सारे तरीके हो जाते हैं। आप y को मैक्सिमाइज कर लो, या फिर आप रेंज का हाफ पॉइंट कर लो, या फिर आप यहाँ से u और थीटा निकाल लो, सब चलता है। तो मैक्स हाइट के लिए क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? देखो, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा 0,0 था, ये जो कोऑर्डिनेट है वो r,0 है, जिस तरह से बनाया हमने, और ये पूरा सिमेट्रिकल होता है। तो जो मैक्स हाइट आ रही होगी, मैक्स हाइट, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? क्या इस टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे कुछ r/2, h? वाई? बिकॉज टोटल r था तो आधा कितना रहा होगा? r/2 रहा होगा। ये सिमेट्रिकल होता है। x कोऑर्डिनेट r/2 होगा और इसकी हाइट को हम लोगों ने कितना पकड़ा हुआ है? h। तो ये r/2 हुआ, वो h हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? r/2, h। देन यू कैन से कि इस इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट जस्टिफाई होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो कोई भी ग्राफ अगर किसी पॉइंट से पास होता है तो उसको रखने से वो सेटिस्फाइड रहता है।
सो उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप r/2x रखो और y को h रखो, चलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को r/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y कितना बन जाएगा, h बन जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट को लगा करके, इस पॉइंट को अप्लाई करके भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इसको मैक्सिमाइज करने का। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो करो। जैसे आप डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। आप चेक करोगे वहां से x की वैल्यू r/2 मिलेगी। r/2 का मतलब -p/2 तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा कुछ ऐसा। दिस विल बिकम इक्वल टू लाइक h इज इक्वल टू r इन प्लेस p को p रखते हैं, x की प्लेस पर r/2 रखेंगे प्लस q और r/2 का स्क्वायर कर देंगे। ना r की वैल्यू वापस रख दो, r की वैल्यू तो अपने को पता है, तो ये बन जाएगा p/2 इंटू r इन प्लेस ऑफ वी आर गोइंग टू राइट -p/q प्लस q/4 इंटू r स्क्वायर ये बनेगा p²/q²। माइनस साइन डिसअपियर हो जाएगा, यू नो दैट। थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, ये -p²/2q है और वो p²/4q है, इसलिए 1/2 1/4, एक 1/2 नेगेटिव है तो -1/4 बचेगा, तो -p²/4q बचेगा। चार ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा, उसको मार्क कर देंगे। ये भी हाइट है यानी लेंथ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने के लिए क्यू नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव कंज्यूम हो जाएंगे, तो हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। Sir, यस sir, can we directly use tan theta equal to 4h/r? यस, यू कैन यूज दैट, you can Sir, use, of course you can use. sir, are there any exceptions in some cases in which this equation won't work? This equation work as long as h and r definitions are the same that we have derived. That means this will work as long as we are throwing the projectile on a horizontal flat surface in a gravity which is free from any resistances. So ये जो जनरल केस हमारा हो रहा है जिसमें हम ग्रेविटी में ही कंसीडर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस एवरीथिंग वी हैव इग्नोर्ड एंड प्रोजेक्टाइल इज बीइंग थ्रोन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट विल वर्क। क्योंकि तब तक हमारी एच और आर की डेफिनेशन वही रहेंगी, एच आर की डेफिनेशन वही रहेंगी, तो उनका डिवाइड करने से tan थीटा बना था। हाँ, अगर आप किसी टावर से थ्रो करते हो फिर अप्लाई करते हो तो नहीं काम करेगा, क्योंकि टावर में एच और आर की मीनिंग बदल जाएंगी। या फिर किसी डाउन साइड पॉइंट से किसी बिल्डिंग की तरफ आप थ्रो करते हो तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि वहां पर एच और आर की मीनिंग बदल जाएगी। सो यू कैन अप्लाई फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसीलिए इसको कई बार हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैं अगला क्वेश्चन इसी पे फ्रेम कर देता हूँ, सी वाला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पता करना है कि व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी। आपने कहा कैन आई शो हाउ टू सॉल्व बाय डिफरेंशिएशन मेथड। ओके, सॉल्व करता हूँ, तब तक आप इसको पहले सॉल्व करो, ये काफी इजी है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना, आप अपना ब्रेन लगाओगे तो आप देखोगे कि ना कि हम सेम क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल तरीके से दे सकते हैं। उन जब मल्टीपल तरीके आपको आने लगेंगे ना तो आपका ब्रेन वर्क करने लगेगा, कोई ना कोई तरीका आपका ब्रेन जरूर खोज लेगा और अपने को बस वही लर्न करना है। अपने को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। देखिए अपने पास कितने सारे आइडियाज हो सकते हैं, आप इसको n नंबर ऑफ तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट दो तरीके तो अपने को दिख ही रहे हैं। आपने को इक्वेशन क्या दिया था, आपने को इक्वेशन दिया था y इज इक्वल टू px प्लस qx स्क्वायर, ये y दिया था। अब बोलोगे सिंस हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू tan थीटा x प्लस माइनस g डिवाइडेड बाई ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
x, ये अपने को पता है और ये इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कॉफिशिएंट्स को। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y कॉफिशिएंट 1 है, तो बराबर हो गए। x के कॉफिशिएंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, x स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इनफैक्ट हम लोग ये भी क्लेम कर सकते हैं कि जो p आप यूज कर रहे हो ना वो बेसिकली tan थीटा है, और जो आप q यूज कर रहे हो ना वो माइनस g डिवाइड बाई ट्वाइस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। आंसर आ गया? कहाँ से आंसर आ गया? P is equal to tan theta. Since we got to know कि P is equal to tan theta, इसका मतलब tan theta की वैल्यू P है। That means थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स P है। P अपने को पता है, तो P के टर्म में अपना आंसर आ गया। So angle of projection is simply tan inverse P. Apart from this, दूसरा तरीका, वो जो tan theta वाला रूल हम लोगों ने पढ़ा था, tan theta is equal to 4h upon r, ये अप्लाई कर सकते हो। Do we know h? Yes, we have just found it out. Do we know r? Yes, we have calculated it. तो बस दोनों को यूज कर लेंगे। So let's place the value of h. How much h was? आपकी कॉपी में लिखा होगा या फिर यहाँ देखो, माइनस पी स्क्वायर बाई 4q, ये बनेगा माइनस पी स्क्वायर बाई 4q डिवाइडेड बाई r। r की वैल्यू माइनस पी बाई क्यू था, तो माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा। आप देखोगे कि काफी कुछ सिंप्लीफाइड होता नजर आ रहा है। q से q कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो रहा है, p बच रहा है। फिर से हमारा आंसर क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p. So either you apply that way or apply that this way, both are going to give you the answer. Point is कि आपको आंसर सेम मिलेगा। साइंस की ये ब्यूटी होती है कि नो मैटर आप कौन सा आइडिया लगाते हो, आंसर वही आएगा एज लॉन्ग एज योर आइडिया इज करेक्ट। अगर आपका आइडिया फॉल्टी है तब तो आंसर गलत हो जाएगा। सो कॉपी कर सकते हो। ये जो मैक्सिमम हाइट वाला था इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया था। आप चाहते हो डिफरेंशिएशन से, तो मैं डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर देता हूँ एक बार के लिए। तो बी पार्ट को हम और कंडीशन में ले रहे हैं फिर से एक बार। और ये हमने अगर मैक्सिमम मिनिमम पहले यूज किया हुआ है, तो आप मैक्सिमम मिनिमम वाला लेक्चर एक बार फिर से सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको और फायदा हो जाएगा। ये वाई दिया है, मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ मैक्सिमम वाई, क्योंकि वाई हाइट बताता है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी मैक्सिमम निकालना होता है तो हम लिखते हैं फॉर वाई मैक्स व्हाट वी टू, वाई का जो वेरिएशन है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, किसके रिस्पेक्ट में? जो भी पैरामीटर चल रहा है एक्स। तो इसका मतलब हुआ इसको डिफरेंशिएट करो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अपने को लिखना होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। हो सकता है कि आपको समझ में कम आता हो क्योंकि हम कुछ स्टेप को फास्ट लिख देते हैं, लेकिन फास्ट तभी लिखते हैं जब उसको हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने नोट्स में उस टॉपिक पे जाइए जब उसकी प्रैक्टिस की गई होगी। तो डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिस की थी। सो ये जो जाने वाला है इसकी वैल्यू एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा p, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा ट्वाइस एक्स, और ट्वाइस क्यू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को ये पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। x की वैल्यू आ जा रही है माइनस पी बाई ट्वाइस क्यू। इसका मतलब ये वो x होगा जिस x पर y की वैल्यू मैक्स आ जाएगी। अब आप y मैक्स निकाल लो, तो आप इस पे वापस आ जाओ और बोलो y की मैक्सिमम वैल्यू। y की मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू x की वैल्यू वापस कर दो। आपको याद होगा जब हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था ना, तो डबल डिफरेंशिएशन चेक करने की बात की थी। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो क्या होता है ना, एग्जाम में फिजिक्स में पर्टिकुलरली एक ही वैल्यू आती है एक्स की, दो नहीं आती हैं। अगर एक वैल्यू आएगी तो ये वही बता रही होगी जो हम चाह रहे हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम। अगर तो उसके लिए फिर आपको डबल चेक करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। आपके पास टाइम हो तो आप जरूर चेक कर सकते हो। एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, एक्स वैल्यू आएगी माइनस पी अपॉन ट्वाइस क्यू, और क्यू एक्स स्क्वायर करोगे इसको, when you make it x square you will find it's going to be minus p upon twice q का square. This will become minus p square by twice q, और ये बनेगा प्लस q टाइम्स p स्क्वायर डिवाइड बाई 4q स्क्वायर। वो माइनस साइन डिसअपियर हो जाएगा, q से q सेटल हो गया,
तो ये बनेगा पी स्क्वायर अपॉन 4q, ये पी स्क्वायर माइनस में 2q, तो अपने को आंसर मिलेगा माइनस में पी स्क्वायर बाई 4q। बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि आपने इस मेथड से निकाला था या फिर उस मेथड से निकाला था, दोनों सेम स्टोरीज हैं तो सेम आंसर आएगा। और उसके बाद में हम लोग उसको बात कर सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपके पास कोई डाउट आए तो। डिफरेंशियल मेथड से आपका कोई दूसरा आंसर आया, चेक कीजिए। मैंने डिफरेंशियल मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है, आपने कहीं प्लस माइनस या 2 के फैक्टर की मिस्टेक कर दी होगी। सो अगर मिस्टेक को हम अवॉइड करेंगे तो आंसर डेफिनेटली मैच करेगा। हियर डबल डिफरेंशिएशन इज 0। नहीं, आप ध्यान से देखो, इसको जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ट्वाइस क्यू आएगा, और क्यू नेगेटिव है, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन हमारा नेगेटिव आ रहा है। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि वो मैक्सिमा को बता रहा होता है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये मैक्सिमा जाने वाला है। फर्दर यू रोट की द स्क्वायर्ड में, हाँ, सो आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, सो दैट मिस्टेक हैज टू बी अवॉइडेड टू गेट द करेक्ट आंसर। ओके, सो इस तरह की क्वेश्चन देकर के अपने से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, just for the sake of practice. So let's say we have one more example on this equation of trajectory. कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ऐसा बोलता है कि if equation of trajectory of a projectile is given by √3y is equal to x minus 10, or let's say we write like this, x square by 10। सपोज कर लीजिए ऐसा बोला है, और टू बी प्रिसाइज 10√3 बोल देते हैं, थोड़ा फायदा हो जाएगा। सो लेट्स से एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको ऐसा दिया गया है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आपको उनके आंसर देने हैं। फाइंड नंबर 1 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। So we need to find what is the angle of projection is going to be. So use this equation and the standard equation that you know, or any other way that you like, और उसका अपने को आंसर बताने का। एक आंसर 30 डिग्री आ रहा है, गुड। सो आइडिया ये है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता हो ना, आप उससे सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो, चाहे वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे रेंज हो, चाहे टाइम हो, कुछ भी बताया जा सकता है। बट उसके लिए अपने को इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। आपने इसको 30 डिग्री बोला, दैट्स गुड। तो हमने को क्या करना है, इस इक्वेशन को रीराइट करना होगा, और इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से कंपेयर करना होगा जो हम जानते हैं। इसको √3 से आप डिवाइड कर दो। जैसे √3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1/√3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √3 मिला करके इसको 30 बनाएगा। अच्छा, √3 से डिवाइड क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमको इससे कंपेयर करना था y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g अपॉन ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से। तो अगर इस साइड y है तो हम इसको केवल y में छोड़ेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट को डिवाइड कर रखेंगे। जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से अपने को tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ रहा है, इसका मतलब थीटा कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। डन। एक लाइन में देख करके आप आंसर दे सकते हो। सो अपना 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। क्या आप ये बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? बिल्कुल बता सकते हो। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो जिस तरह से अभी आपने x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया था, थीटा निकाल लिया, अब आप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करा लो, वहां से अपने को u निकल आएगा, क्योंकि अपने को g और थीटा दोनों पता है। सो यूजिंग g एंड थीटा वी कैन फाइंड u।
Okay, so in case we compare, it's going to like this ki g divided by twice u square cos square theta. Theta is 30 degree. This value comes out to be 1 by 30. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपने को मिल रहा है 2u स्क्वायर. यू अपने को पता करना है. cos स्क्वायर 30, cos 30 हम लोग जानते हैं √3/2 होता है. इसका स्क्वायर कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 30 इंटू 10. जी की वैल्यू 10 ले लेंगे. आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को पता चलेगा कि ये आ रहा है 3 टाइम्स u स्क्वायर बाई 2. 4 आएगा, एक 2 सेटल हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा इज इक्वल टू 300. So from here you will get some sort of this like u square की जो वैल्यू आ रही है वो 200 आ जा रही है. So how much u would have been the case? U would have been 10√2 मीटर पर सेकेंड अगर सारा कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है तो. Now we can get the u value. 10√2 अपना आंसर हो जाएगा. 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे. अब आपसे अगर कुछ भी पूछता है, देखो ये भी एक तरीका है, ये लेमैन तरीका है, लेकिन अगर आपको कुछ स्ट्राइक नहीं करता है, आपको कोई दिमाग नहीं चलाना है, तो आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो. पहले थीटा निकालो फिर यू निकालो. एक बार आपको यू और थीटा मिल गया ना, आपसे कुछ भी पूछता है आप उसका आंसर दे दोगे. जैसे आपसे पूछता है कि रेंज बताइए, तो रेंज का फॉर्मूला यू थीटा के टर्म में है. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू थीटा के टर्म में है. टाइम पीरियड का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है वो भी यू थीटा के टर्म में है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज इट आस्क्स, सारा कुछ आप बता सकते हो. सो एक बार आपने इसको सॉल्व कर लिया तो फिर आपका आंसर आ जाएगा यू और थीटा निकालने के बाद. हाँ, सो एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट. पॉइंट है इसकी आइडिया है. तो इस इक्वेशन से आप थीटा और यू निकालो, फिर सारी कैलकुलेशन कर डालो अगर जरूरत पड़ती है तो. और इसके अलावा भी अपने पास क्या आइडिया है, अगर आप स्मार्टनेस दिखाना चाहते हो तो अपने पास ये है कि जैसे इसने रेंज पूछा है तो आप बोलोगे x इक्वल टू 0 रखने से रेंज आ जाती है. मैक्सिमम हाइट पूछा है, देन यू डिफरेंशिएट पुट इट 0 और फाइंड द x देन फाइंड द y. और सिंपली कह सकते हो कि मैक्सिमम हाइट मिड पॉइंट पर होती है तो हम लोग कुछ r/2 यूज कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वे यूज करते हो उससे आपको कम टाइम लग सकता है, ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर सभी केस में सेम आएगा. ओके तो ये तो हो गया आपका मैक्स ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकालना और उसको सॉल्व करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. ये जो निकल के आया है वो बेसिकली यहाँ से निकल के आया है. तो सबको अपना रूट याद रखना है कि x टी का फंक्शन होता है और ये y टी स्क्वायर का फंक्शन होता है. टी को हमने गायब किया था तो जो x y का रिलेशन आया था वो पाथ इक्वेशन आया था. So in case you remember these 4 equations, anything and everything can be connected. Now थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे नहीं थ्रो किया है बल्कि किसी हाइट से थ्रो किया है, तो फिर हम लोग किस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं, किस तरह से अपने कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और सॉल्व करने के बाद आंसर कैसे निकालते हैं. In last slide I took g minus g, but here you took plus. How? लास्ट स्लाइड में माइनस टी लिया. यहाँ देखो क्या हुआ ना. ओके मैं समझा, आपके डाउट को समझ में आया. ये जो माइनस है ना वो माइनस अलग है. और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैंने इसको माइनस जी लिया था, क्यों को देखो यहाँ पर प्लस साइन था, तो अगर दोनों को प्लस प्लस करोगे तो कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में हमारा साइन भी कंपेयर जाता है. तो अगर हमने यहाँ प्लस रखा तो यहाँ भी प्लस रखेंगे फिर कंपेयर करेंगे, तो क्यू की वैल्यू ये पूरे नंबर के बराबर आएगी. तभी क्यू कैसा आया था, नेगेटिव आया था. यहाँ पर भी कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस है तो सेम आ गया, तो उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. अब एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 1/30, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाइड है, ये नंबर दोनों को बराबर कर दिया. तो हम जी पे साइन नहीं लगा रहे, जी तो 9.8 या 10 ही रहता है, साइन हमारी इक्वेशन से आ रहा है. तो अगर इसका माइनस है इसका माइनस है, इसका मतलब बराबर चल रहा है, तो बाकी नंबर्स को हम बैलेंस कर लेंगे. गॉट इट, गुड. क्या होता है ना कि आपका 9th का जो नॉलेज है ना वो जी को प्लस माइनस बोल करके वो पूरा स्पॉइल कर देता है. जी कभी नेगेटिव नहीं होता, जी हमेशा पॉजिटिव होता है और जी की वैल्यू 10 या 9.8 होती है. माइनस साइन तो हम लोग सपोर्ट के लिए लगाते हैं.
और यहाँ पे जो माइनस आ रहा है वो इक्वेशन से आ रहा है, उसका जी से कोई लेना देना नहीं है। और फिर हम उनको कंपेयर कर ले रहे हैं। Next, let's say we place it heading as a projectile from a height. आप आइडिया लर्न कर लोगे तो फिर प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से कहीं से क्यों ना थ्रो किया जाए, आप उसका आंसर दे जाओगे। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल था ना, वो किसी बिल्डिंग पे था, एक बंदा उसने एक बॉल को थ्रो कर दिया है। अब वो बताइए बॉल कहाँ गिरती है जाकर के, किस एंगल पे थ्रो करेंगे तो कहाँ जाएगी, एंड ऑल दैट थिंग, कितना टाइम लेगी, वो सारी स्टोरीज। सो लेट्स से कि ये कोई एक टावर है और यहाँ पर एक पर्सन पाया जाता है और यहाँ पे एक बॉल रखी है, इस बॉल को ये किक करने वाला है। एंड लेट्स से कि ये जो हाइट है ये एच हाइट है, ये अपने को गिवन होगी कि टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, जो भी हाइट आप बोलो। लेट्स से ये जो ए पॉइंट है जहां से आप उसको किक करते हो, थ्रो करते हो, लेट्स से बी इज द बॉटम पॉइंट ऑफ दैट टावर। और यहाँ पर आप उसको कोई वेलोसिटी देते हो, मे बी लाइक दिस, जो कि हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। सो ये जो बॉल है या पार्टिकल है या प्रोजेक्टाइल है वो मूव करेगा। कॉमन सेंस इतना हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है क्योंकि हम लोग लाइफ में कई बार ऐसा चीजें देख चुके हैं कि ये किस तरह से जाएगा ये अपने को विजुलाइज हो सकता है। ये पहले किसी हाइट तक ऐसा जाएगा और फिर इसके बाद ये वापस आएगा। अगर ये ग्राउंड यहाँ पे मिल जाती तो ये इतना पोर्शन पैराबोला का बन जाता, लेकिन जब बॉल यहाँ पर आया तो उसको ग्राउंड मिला ही नहीं। तो फिर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी है तो ये और आगे भी चला जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक उसको ग्राउंड नहीं मिलती है, क्योंकि बॉल को थोड़ी ना पता कि हमको कहाँ पे रुकना है। उसको तो जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी वो स्टॉप करेगी, तो बॉल यहाँ पे जाकर के हिट करेगी जाकर के। ये भी एक पैराबोला है, ऑफ कोर्स एक पैराबोला है, वही पैराबोला है जो हम जानते थे जिसकी इक्वेशन निकाल ली है, बट अब वो केवल यहाँ से यहाँ तक वैलिड नहीं है, उसके आगे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने नोटेशंस बदल जाएंगे, उनके मीनिंग्स बदल जाएंगी। जैसे आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड का मतलब ये वाली हाइट आएगी। व्हाट इज द रेंज ऑन द ग्राउंड, ये रेंज जाएगी ग्राउंड पर। अगर ग्राउंड हमारा यहाँ पर होता तो रेंज हमारा ये होता है। आप देखो ये रेंज और इस रेंज में फर्क है, डिफरेंस है, इस हाइट में और ये टोटल हाइट में डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस की वजह से एच और आर हमारे बदल जाते हैं। तो हम जो हमारे डिराइव्ड फॉर्मूलाज थे, आई मीन लाइक जो सेकेंडरी फॉर्मूलाज थे, लाइक जैसे टेन थीटा वगैरह, एच 4h/r, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा एच का मतलब हाँ, अगर हम एच का मतलब ये समझते हैं और आर का मतलब ये समझते हैं तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोशन हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। कैसे सॉल्व करते हैं? एग्जैक्टली सेम फंडे रहेंगे हमारे पास। हम जिस पॉइंट से थ्रो करते हैं ना उसको ओरिजिन एज्यूम कर लेंगे, तो हम मान लेंगे ये हमारा ओरिजिन है और ये जो डायरेक्शन है ना ये एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और ये जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वेक्टर्स अपने को आता है, प्लस माइनस जानते हैं हम लोग, कौन सा प्लस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और एक्स वाई के साइन कैसे चलते हैं वो भी पता रहता है। नाउ इक्वेशन बनाते हैं, टू डायमेंशनल मोशन है तो हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जब पार्टिकल आपने थ्रो किया तो एक्स डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से चला। तो बेसिकली इस वेलोसिटी का अपने को एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो क्या इसका एक्स कंपोनेंट u cos थीटा बनेगा और y कंपोनेंट ऊपर जाएगा u sin थीटा। तो हम कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अपने को पता चल रहा है कि x कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा है। गुड, u बताएगा, थीटा बताएगा, ये पता चल जाएगा। फिर हम लोग वरी करेंगे कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है। नथिंग इज मूविंग, नो एयर, नो रेजिस्टेंस। सो x डायरेक्शन में जब पार्टिकल आपका यहाँ पर आएगा तो कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा होगा, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हो गया।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जीरो केस वाला एक्सेलरेशन जीरो वाला केस आ गया, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तो सिंस ये अपने को पता है, इसलिए हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो यू एक्स के बराबर होगी, वो यू कॉस थीटा के बराबर होगी। सेम इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले कभी ड्राइव की थी। So you'll find कि velocity in the x direction will not change at all in the entire journey, not only on this portion, also in this portion. So we are counting for entire journey. Let's say जो फॉल किया था वो सी पॉइंट पे फॉल किया था। अच्छा, ये तो हो गया वेलोसिटी वाला। x अगर हमने को x डिस्प्लेसमेंट निकालना हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा x डायरेक्शन का, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये तो अपना जीरो हो गया है, तो u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। यू विल सी कि अपना सेकंड इक्वेशन भी एग्जैक्टली वही वापस आ गया, तो सेकंड इक्वेशन भी वही आ जा रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन का मोशन एग्जैक्टली वही आएगा जो पहले रहता है। तो अगर पार्टिकल आपका सपोज कर लीजिए यहाँ पर है, तो उसकी वेलोसिटी इधर जा रही होगी, तो उसका एक्स कंपोनेंट ये होगा, ये एक्स कंपोनेंट इस वेलोसिटी के बराबर रहने वाला है, वो चेंज नहीं करेगा। मोर ओवर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ये बनेगा, और इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं u cos थीटा इंटू टी से। तो x component of motion will not be affected by the height that you have chosen. तो exactly वही रहने वाला है। देखते हैं y component में क्या चेंजेस आ रहे हैं, y component की इक्वेशंस। जब y component ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे तो अपने को पता करना पड़ेगा कि y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। यहाँ पर हम लोग सब कुछ वेक्टर जैसे यूज कर रहे हैं। ये हमारा u cos थीटा पॉजिटिव था इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा था, a हमारा जीरो था तो जीरो लिखा था, u sin थीटा अपवर्ड है तो पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं, ए वाई अपने को पता है कि वो माइनस की तरफ नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस जी लगेगा। तो किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी u प्लस ए टी, यू का मतलब u sin थीटा प्लस ए टी का मतलब माइनस जी टी, क्योंकि a का मतलब ये है। आप सरप्राइज होंगे कि आपकी थर्ड इक्वेशन भी एग्जैक्टली वही आती है जो हम लोग पहले जानते थे। मोरओवर अगर अपने को y डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो y डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे जो y डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमारा u साइन थीटा है, टी टी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। इनफैक्ट फोर्थ इक्वेशन भी वही आ गया। सो हम नट सेल में ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को आप हॉरिजॉन्टल से थ्रो करो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या फिर बिल्डिंग से थ्रो करो, फर्क नहीं पड़ता है, अपनी चारों इक्वेशंस एग्जैक्टली वही रहती हैं। अब इन इक्वेशंस को अप्लाई करने का आइडिया बदल जाएगा, आई मीन कंडीशंस अकॉर्डिंगली लगाएंगे जैसी कंडीशंस हमको दिख रही होंगी। सो इक्वेशंस भी पूछ सकता है, तो अपने को इक्वेशंस पता चल गया। अब ये y का मतलब क्या है, y का मतलब होता है y कंपोनेंट्स। तो आप देखोगे कि ये y इधर होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, फिर कम होगा, कम होगा। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, फिर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव अलाउ करेंगे। कहाँ तक? इतना नेगेटिव हो सकता है c तक, दैट मीन्स h तक नेगेटिव हो सकता है। तो y की जो वैल्यू हो सकती है वो नेगेटिव में मैक्सिमम माइनस h हो सकती है, और अपसाइड कितना जाएगा ये h हम पता कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि इतना मोशन अब जो जानते हो उसको यूज करो और इतना एडिशनल यूज कर लो, चलता है। ऑब्वियस क्वेश्चंस क्या रहते हैं, ऑब्वियस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियस क्वेश्चन में एक तो ये रहेगा कि बताइए ये वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स ये डाउन साइड वाला डिस्टेंस कितना गया, ये एक्स मैक्स, कई बार इसको रेंज भी बोल सकते हैं। तो अगर इसको रेंज बोलेंगे तो हम इसको रेंज समझेंगे, इसको रेंज बोलेंगे तो इसको रेंज समझेंगे। यहाँ पे मैं इसको रेंज बोल दे रहा हूँ। सो अगर ये अपने को रेंज निकालना है बी से सी, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो अपने को कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और किस तरह से सॉल्व करनी पड़ेगी ये देखना है। तो ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमने एक्स इक्वेशन यूज करनी है। 2 मिनट और लगेगा और फिर बाकी डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, अगर हमने ये एक्स यूज करना है तो उसके लिए हमको टी चाहिए, यानी यहाँ पर गिरने के लिए टाइम चाहिए, इसका मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दूसरा अपने को ये पूछा जा सकता है कितने टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करेगा, ये हमारा ग्राउंड है। सो कुछ ऐसा होगा कि टी इक्वल टू 0 से ये चला था और लेट से टी इक्वल टू कैपिटल टी पर हिट किया है। तो ये कैपिटल टी वो टाइम है जब तक ये हवा में था, दैट मीन्स एयर टाइम।
इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सपोज कर लीजिए अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना चाहिए, कौन सी इक्वेशन हमारे लिए सुटेबल जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या कोई कंडीशन अपने को पता है, क्या अपने को ये एक्स कोऑर्डिनेट नोन है। अब बोलोगे नो, इसे भी तो पता करना है। क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट नोन है, यस, कितना है, एच, और नेगेटिव में है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, जस्ट एक टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन यहाँ पर कर दे रहे हैं। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से थिंकिंग को अप्लाई करेंगे या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। टाइम चाहिए, वाई पता है, टाइम चाहिए, वाई पता है, कौन सी इक्वेशन सुटेबल है, लास्ट वाली। तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। इस इक्वेशन में वाई को कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, वाई को सब्स्टिट्यूट करोगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द थ्रोन पोजीशन, दैट मींस वाई इज गोइंग टू बी माइनस एच, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस एच। तो अगर हमने y को माइनस एच प्लेस किया तो t जो आएगा वो कैपिटल T के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन के साथ इस इक्वेशन को यूज करने का, जैसे आप यूज करोगे आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी बट आंसर आ जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यूल फाइंड की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें t के दो रूट्स आएंगे। इसका मतलब है अगर दो रूट्स हमारे पॉजिटिव रियल आते हैं तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पर ये दो बार आता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि इस वाली लोकेशन पर वो एक ही बार आता है, दो बार नहीं आता है। इसका मतलब इसका एक रूट आएगा पॉजिटिव, एक रूट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव वाले रूट को हम स्क्रैप कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे थोड़ा सा बेटर दिखने में, तो जी टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ट्वाइस एच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो जी अपने को पता होता है 10, यू की वैल्यू आपको बताएगा, थीटा आपको बताएगा, एच आपको बताएगा। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन से अपने को टी को पता करना है, वो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वो अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एज ए फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला भी अगर हम ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी होगा, याद रखना भी टफ होगा। तो बेटर होगा कि आप ये इक्वेशन याद रखो, ये कंडीशन याद रखो, जंप करो और अपना सॉल्विंग कर लो। वहां पर विद इन मिनट अपने को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दो आंसर्स आएंगे ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, डेफिनेटली एक नेगेटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव नहीं आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव तो तभी आते हैं ना जब पार्टिकल दो बार यहाँ पे रहा होता। तो पहले तो यहाँ से गया नहीं है, तो इस हाइट पर इस लेवल पर दो बार आया नहीं, इसलिए एक टाइम को नेगेटिव आना कंपलसरी है। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब है जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं वो अप्रोप्रिएट वैल्यूज नहीं है। तो थ्योरेटिकली हम आंसर दे सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा फिजिबल नहीं होगा। क्या इसके लिए हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं? अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हो। पुराने फॉर्मूले से ही आप h निकालो और ये h अपने को पता है, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, h प्लस एच, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। सो इतने पोर्शन का ये मैक्सिमम हाइट अपने को पता होता है, ये हाइट अपने को पता है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेंज कैलकुलेट करना था, तो रेंज के लिए t मिल गया है। तो क्या इस रेंज की वैल्यू को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि r की जो वैल्यू आएगी उसमें u cos थीटा तो अपने को पता रहा होगा, कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से अपने को रेंज मिल जाएगा। तो सारे ऑब्वियस आंसर्स आ जाएंगे। रेंज आ गया, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम दैट लेवल, दोनों लेवल से बता सकते हो, साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो, या फिर और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम रिलेट करके बता सकते हैं। सो पॉइंट इज कि ये 4 इक्वेशंस सेम रहती हैं जो हॉरिजॉन्टल केस में थी। इसको आपको कॉपी करना है, पढ़ना है, और इस पर बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जो लास्ट डीपीपीज में मिले होंगे आपको, उनको आपको सॉल्व करना है। और कल सैटरडे है, कल हम लोग डीपीपी का डिस्कशन कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मोटा मोटी बेसिक पार्ट है वो हम लोग कवर कर लिया। इसका एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो कल उसको नहीं पढ़ेंगे, कल हम लोग डीपीपी के सॉल्यूशंस को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको, आपके डाउट्स को डील करेंगे। और ट्यूसडे को फिर प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन लर्न करेंगे।
इतना आप डाइजेस्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो क्विकली आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। आपका टाइम भी हो गया। सर यस सर for the time there is no for the time there is no general equation. for the time of flight you can make it. You can apply this minus b plus minus b square minus 4ac upon twice a formula. You can make an equation. You can call it as a general equation. But I left it because of the reason like कि अगर आप उस इक्वेशन को बनाओगे, याद रखोगे, उससे अच्छा आप नंबर्स दिए हो तो उसी टाइम पर कैलकुलेट कर लो। Okay sir, thank you. समझ यू आर आस्किंग θ1 θ2 यहाँ पर एप्लीकेबल होगा क्या? अच्छा वो सोच सकते हैं, नहीं क्योंकि हमारा रेंज बदल गया है। बिल्कुल एप्लीकेबल, उसमें डाउटफुल रहेगा। तो वो तभी अप्लाई करेंगे जब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन करेंगे। क्योंकि देखो ना कि अगर यहाँ से एक ऐसी रेंज आती है और एक यहाँ से ऐसा, दोनों रेंज यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, तो फिर आगे चल करके वो बराबर नहीं हो सकते, अलग भी हो सकते हैं। सो अगर दो पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं तो ग्राउंड पर भी मिलेंगे सेम पॉइंट पर तो नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि उसको अपने के लिए चेक करना पड़ेगा, वो लागू नहीं होगा। तो जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, वो हॉरिजॉन्टल के लिए थे, वर्टिकल के लिए अपने को चेक करना होगा। हाँ इक्वेशंस मैच करती हैं, कंडीशंस अलग अलग है। तो बस आप ये लर्न करो कि किस तरह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।